हम लोग बैकवर्ड्स जा रहे थे। प्लीज टेल मी, हैव वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर? अच्छा, 20 तो मैंने करवा दिया था ना पिछली क्लास में। क्या हमने 19 किया हुआ है? जरा चेक करके बता दोगे मुझे? नहीं किया हुआ? 19 और 18 दोनों चेक करके बता दो। नहीं किया हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंड मार्क द फोर्सेस, क्योंकि यहां पर एक गलती करते हैं आप लोग। रीड द क्वेश्चन एंड मार्क द फोर्सेस। 60 डिग्रीज टू द डाउनवर्ड वर्टिकल। याद है कल हम एक वर्टिकल वाला क्वेश्चन कर रहे थे? तो इसमें भी देखो, वर्टिकल के साथ ही उसने 60 डिग्रीज लगाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं लगाया, क्योंकि लिखा हुआ है 60 डिग्रीज टू द डाउनवर्ड वर्टिकल। द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो मुझे फोर्सेस मार्क करवाइए, बिकॉज इट्स अ रफ वर्टिकल रॉड। चलो पहले एक्स एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, एंगल लगा देते हैं एक्स एक्सेस के साथ 30 डिग्रीज। अब बताओ और कौन सी फोर्स लगाऊं? स्टार्ट किस फोर्स से करते हैं? वेट नहीं लगाना चाहिए पहले मुझे? वेट कितना लगा दूं? 4G। और बताओ, रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? वर्टिकल। वर्टिकल नहीं लगेगी, आई एम सॉरी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? ओके। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा किससे परपेंडिकुलर होती है? फ्रिक्शन से होती है। इस इस रिंग को, अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मूव कहाँ करना चाहिए? वेट भी नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे लग रही है, नीचे लगना, नीचे मूव करना चाहिए, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन में कंफ्यूज हूं, तो मैं पहले फ्रिक्शन लगा देता हूँ। फ्रिक्शन लगेगी अपवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन इससे परपेंडिकुलर होती है, बट देन देयर आर टू ऑप्शंस। इट कुड बी ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। कौन सा सही और कौन सा गलत? रीजन के साथ बताना मुझे, ऐसे नहीं बताना, तुक्का नहीं मारना। लेफ्ट पर होगी, मुबशिर ने बिल्कुल सही बोला है, राइट पे नहीं होगी। मुबशिर, व्हाट इज योर रीजन? ओके, ठीक है। ये जो हम खींच रहे हैं 3 न्यूटन की फोर्स से इस रिंग को, वो टू द राइट खींच रहे हैं ना? रिंग के ऊपर यूं करके फोर्स लग रही है ना? तो रिंग वापस यूं फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर। रिएक्शन फोर्स होती कितनी है? जितनी आप एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक वापस उतनी आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर रिंग, ये जो रॉड है और ये जो रिंग है, अगर रिंग रॉड के ऊपर यूं करके फोर्स लगा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट लगेगी ऑब्वियसली। और फ्रिक्शन से परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। फ्रिक्शन से परपेंडिकुलर होना जरूरी है। दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। अकबर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर उसमें रिएक्शन फोर्स में थोड़ा आ रहा है मुझे इशू। क्या इशू आ रहा है मुझे बताओ। ये हमने जब हमेशा बनाई थी, हमने वर्टिकल उसमें बनाई थी, तो क्योंकि ये हमेशा होता क्या था? हमेशा होता यह था कि ब्लॉक वेट नीचे लगा रहे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है। लेकिन अगर ब्लॉक वेट यूं करके लगाएगा, हम्म। तो नॉर्मल रिएक्शन यूं नहीं लगनी चाहिए, राइट, ठीक है, उसके ऑपोजिट लगेगी। ठीक है। उसके ऑपोजिट लगेगी। इसी तरह रिंग का भी यही सीन है। रिंग यूं खींची जा रही है, तो रिंग इस तरह लगा रहे हैं उसके ऊपर फोर्स, रॉड के ऊपर। तो रॉड वापस से यूं लगाएगी ना, रिएक्ट यूं करेगी रॉड रॉड। और अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, तो रिंग रॉड को तोड़ के नीचे चली जाएगी। राइट?
जी सर। ओके, नाउ दैट वी हैव मार्क्ड ऑल द फोर्सेस, लेट्स सी वो हमसे सबसे पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। The normal and frictional components of the contact force exerted on the ring by the rod are R newtons and F newtons respectively. हमने ऐसे ही लगाया है, हमने R लगाया है और F लगाया है. Find R and F in terms of T. आप बता दीजिए किस कंपोनेंट से स्टार्ट करने में, उसी से स्टार्ट कर लूंगा. चलो वर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं. ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था अपवर्ड इज F माइनस, वेरी गुड, T साइन 30 माइनस 4G इज इक्वल टू 0. यहां से मुझे F निकाल के बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ T, फिर हम R भी निकाल लेंगे. साइन 30 इज 0.5. यस, लेट्स कम टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हसन, क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट? T cos 30 माइनस R इज इक्वल्स टू 0. cos 30 is square root 3 upon 2. ये भी आ गया. So part A is done. Let's come to part B. उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है. पहले कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. भाई यही निकालना है. फॉर विच द रिंग इज अबाउट टू स्लिप. अबाउट टू स्लिप का मतलब भी यही है कि अभी किस में है, अभी इक्विलिब्रियम में ही है. अबाउट टू स्लिप है, स्लिप नहीं हुआ. तो अगर उसने मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, यानी कि म्यू की वैल्यू दे दी है, यस, आप एफ की जगह पे म्यू आर लगा दीजिए. इसी इक्वेशन में आप एफ की जगह पे म्यू आर लगा दीजिए. और आर की जगह पे क्या लिख दें? यस, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2T, वो जो दूसरी इक्वेशन थी. इसको सॉल्व कर लोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी. जीरो 0.6062T. Let's find T from here. कितना हो रहा है? 377. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. Moez, are you getting this answer? Where is Moez? Moez, are you taking the class? यस सर 377 आ रहे हैं. Okay. चले अगले क्वेश्चन पे. ओके, हाँ, तो मैं आपसे पूछा था क्वेश्चन 18 हमने किया या नहीं किया? नहीं किया है.
This again is a very important question. Question number 18. मुश्किल ये भी नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है हर क्वेश्चन में, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। पढ़ लीजिए। और इस पे सारी फोर्सेस लगा दीजिए। tan थीटा दिया हुआ है आपको, tan थीटा दिया हुआ है opposite upon adjacent. Can you apply Pythagoras theorem and tell me the hypotenuse? बिल्कुल 25 आएगा। अब सवाल ये है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी और फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? क्या चीज? फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? राइट पे। व्हाट इज योर रीजन? क्योंकि अगर हम ब्लॉक को यूं खींच रहे हैं तो ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? टू द राइट लगेगी, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड्स, और इक्विलिब्रियम में है, वही करना है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, जो हम हमेशा करते हैं। लेकिन देख लेना पहले पार्ट में किसका कंपोनेंट मांग रहा है। नॉर्मल कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। बताइए अहमद, क्या इक्वेशन बनेगी? चलो ये एंगल भी मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा। अब अहमद बताइए, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन। तो मुझे लिखवाना तो शुरू कीजिए वर्टिकल के लिए, ठीक है। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में अगर ना आए तो वो देख लें। एक्स साइन 90 माइनस थीटा प्लस आर माइनस 320 जी इज इक्वल टू 0, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। हमें निकालना क्या है? तो वहां से कॉस थीटा मिल जाएगा ना, थीटा निकालो। लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं आता ना, फिर आपको आप टैन इनवर्स करेंगे, वो डेसिमल में आएगा, राउंड ऑफ करेंगे, फिर उसका कॉस करेंगे, वो मजीद राउंड ऑफ होगा। तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे कर लें। कॉस थीटा ट्रायंगल से कितना आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25। ये तो बता दो कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम एक्स निकाल रहे हैं या आर निकाल रहे हैं? आर निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द नॉर्मल कंपोनेंट, निकालना आर है। तो बता दो मुझे आर कितना हो जाएगा? व्हाट इज 24 अपॉन 25 इन डेसिमल? 0.96 एक्स। अब उन्होंने अगले पार्ट में हमें किसकी वैल्यू दे दी? म्यू दे दिया। अब वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑब्वियसली जब हम कौन सा कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे? वर्टिकल तो कर चुके थे, लेट्स कम टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मुबशिर, क्या इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की? सॉरी, एफ माइनस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। एफ की जगह पे म्यू आर, आर की जगह पे
3200 minus 0.96x और cos 90 minus theta will become sin theta। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। बस अब कोई सिली मिस्टेक मत कर देना, नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, बेसिक मैथ। एटीन 75। वजीहा, व्हाट आर यू गेटिंग? Why is Wajiha not responding? Wajiha, are you getting this answer? Yes sir, 1875 पे आ रहा है। Okay. और B पे आ जाते हैं इसके। Let me paste the diagram over here. सारी फोर्सेस लगा दो जल्दी से। सबसे पहले वेट। अहमद, अगर इस तरीके की 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है स्ट्रिंग के ऊपर, तो इस स्ट्रिंग को कहाँ मूव करना चाहिए? अपवर्ड्स मूव करना चाहिए। अगर इनको अपवर्ड्स मूव करना चाहिए तो फ्रिक्शन कहाँ लगनी चाहिए? डाउनवर्ड्स। यहां तक भी बच्चा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अहमद, बच्चा गलती ये करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शन। इट कुड ईदर बी टू द राइट और टू द लेफ्ट, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। सर जो जो रिंग है वो ऊपर मूव नीचे मूव नहीं करेगी, क्योंकि 6 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी नीचे। अच्छा हाँ, ओके ठीक है ठीक है। नीचे वेट लग रहा है और 5 न्यूटन से हम यूं खींच रहे हैं। हमें नहीं पता रिंग ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तो मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि रिंग नीचे जाएगी। हो सकता है वेट की वजह से नीचे जा रही हो सकता है 5 न्यूटन की फोर्स की वजह से ऊपर जाने वाली है तो इक्विलिब्रियम में शायद हो सकता है ऊपर जाने वाली हो सकता है नीचे जा रही हो। लेट्स सी, there must be some hint in the question. The ring is in equilibrium acted on by a force of magnitude 5 Newton pulling upwards at 30 degrees to the vertical. इसका मतलब रिंग एक्चुअली नीचे जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई रिंग इक्विलिब्रियम में आ गई। तो फ्रिक्शन कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर की तरफ, क्योंकि रिंग वेट की वजह से कहाँ। और वैसे भी बहुत ही इसकी लॉजिकल रीजनिंग है कि नीचे वाली फोर्स कितनी है? 6 न्यूटन। ये फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। रिंग को
ऑब्वियसली कहाँ मूव करना चाहिए था, डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपवर्ड्स। लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगे, it has to be perpendicular to the friction, either towards right or towards left. रिंग को अगर आप यूं खींच रहे हैं अहमद, तो रिंग जो है वो रॉड के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, टुवर्ड्स राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, रॉड की तरफ से रिंग के ऊपर, ऑपोजिट लगना जरूरी है। ये यही होता है ना, जब एक ब्लॉक रखा हुआ होता है, जब ब्लॉक वेट यूं लगाता है तो फिर ये सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। यही ब्लॉक अगर यूं होगा, तो अगर ये यूं फोर्स लगाएगा तो फिर ये सरफेस उल्टा लगाएगा, वरना ब्लॉक सरफेस को तोड़ के नीचे गिर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगनी चाहिए, टू द लेफ्ट। सरफेस तो अभी भी है, मगर रिंग जो है वो सरफेस पे यूं फोर्स लगा रही है, तो सरफेस पलट के रिंग के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पहला पार्ट हमसे क्या बोलता है, कौन सा कंपोनेंट कह रहे हैं, अच्छा प्रूव करना है कि फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए। वर्टिकल से ट्राई कर लेते हैं पहले, लेट्स रिजॉल्व वर्टिकली। प्लीज एफ की जगह पे म्यू आर मत लिख देना, एफ ही निकालना है। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सी है, एफ प्लस, अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लगा दें पहले, -5 sin 60 -0.6g इज इक्वल टू 0। अच्छा एक वजह और है कि उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है, ताकि वो बच्चे जो गलती से, जैसे मैंने नीचे फ्रिक्शन लगा दी थी, अगर वो गलती से नीचे एफ लगा देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि एफ नीचे नहीं लगाना है, एफ ऊपर लगाना है, इसीलिए उसने बता दिया कि प्रूव करो। उसने क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से नहीं बताया, लेकिन प्रूव करवा के ये बता दिया कि फ्रिक्शन कहाँ लगनी चाहिए। यहां से बहुत आसानी से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या वो उतनी ही आ रही है जितनी उसने प्रूफ करने के लिए बोली है, जी सर, इतनी आ रही है। सही आ रही है, यही आ रही है। 6 -5 sin 60 उधर ले जाके 1.67 प्रूफ करनी थी, वही आ रही है। पार्ट 2, the ring is on the point of slipping down. If the ring is on the point of slipping down, where should the friction act? Upwards, और वो हमने upwards ही लगाई है। Find the coefficient of friction. ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट किया था अभी। अब अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, लेकिन मुझे आर नहीं पता, तो उसके लिए हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, लेट्स रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली ताकि हमें आर मिल जाए। करने तो दोनों ही होते हैं, ऐसा कभी शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक ही कंपोनेंट, एंड तक सिर्फ एक ही कंपोनेंट निकालना हो, ज्यादातर क्वेश्चंस में दोनों कंपोनेंट्स ही निकालने होते हैं। तो हॉरिजॉन्टली की अगर बात करें, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स, 5 cos 60, बैकवर्ड्स आर इज इक्वल टू 0, यहां से आर मिल जाएगा 2.5 आएगा। फिर आप एफ इज इक्वल टू म्यू आर लगा दें, यहां से आपको म्यू भी मिल जाएगा। यस, कितना हो रहा है, 0.668। यही आ रहा है आंसर।
668। चलो भाई 18 से पीछे चलते हैं। 17 किया हुआ है हमने, मुझे तो याद आ रहा है हमने किया हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन के तो हमने सारे कर लिए। और क्वेश्चन 16 नहीं किया, बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम लगेगा हमें काफी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। तकरीबन 10 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, पेपर में अगर आएगा तो। मैं इसका सिर्फ पहला पार्ट अभी कॉपी कर रहा हूँ। पढ़ लीजिए और सारी फोर्सेस लगा दीजिए। 2 मिनट लीजिए, आई विल वेट, मार्क ऑल द फोर्सेस। अब कुछ ये तो बताओ, फोर्सेस किस पॉइंट पे सारी लगेंगी? किस पॉइंट पे सारी फोर्सेस लगेंगी? कहां से, किस पॉइंट से मैं इक्वेशन बनाऊं? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड मैं किस पॉइंट पे लगाऊं? पार्ट ए बहुत ऑब्वियस करवा रहे हैं कि किस पॉइंट पे लगानी चाहिए। पॉइंट एन पे। एक टेंशन आपकी ये होगी, ठीक है, एक टेंशन आपकी ये होगी, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज इन विच डायरेक्शन? फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द सोर्स। तो क्या मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों टेंशंस सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है, तो इसको टी कहते हैं तो इसको भी टी कह देते हैं। सिक्सटी डिग्रीज, 60 डिग्रीज कर दें फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, क्योंकि ये कोई सरफेस तो है नहीं कि इसके ऊपर फ्रिक्शन हो। दिस इज नॉट अ सरफेस, तो आप ये नहीं कह सकते सर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा रहे आप, फ्रिक्शन नहीं होगी। सो व्हाट शुड आई डू? फॉरवर्ड इज 5 माइनस, नॉर्मल रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? सरफेस। कोई सरफेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना, कोई सरफेस ही नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी? 5 माइनस टी कॉस 60 माइनस टी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 2t cos 60। ठीक है, तो 5/2 cos 60 हो जाएगी t की वैल्यू। क्या t 5 आ रहा है? आना तो चाहिए, बिकॉज cos 60 इज 1/2। भाई ये इसमें भी टेंशन लगेगी, इसमें भी टेंशन लगेगी, दोनों बैकवर्ड्स। चलो भाई, अब मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट पेस्ट कर रहा हूं। पार्ट बी, द रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग अप द वायर। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? डाउनवर्ड्स। अब मैं किस पॉइंट पे फोर्सेस लगाऊंगा सारी?
अब रिंग के ऊपर लगेंगी सारी फोर्सेस, तो मैं रिंग के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा रहा हूं, यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। फिर से बताओ, इफ द रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द वायर, वेयर शुड द फ्रिक्शन एक्ट? डाउनवर्ड्स। Where should the normal reaction force act? To the left or to the right? क्योंकि ये 5 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये इसको यस राइट पे खींच रहा है, तो ये लेफ्ट पे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बट अब मसला क्या है, एक मसला अभी भी है, एक फोर्स मैंने गलत लगाई हुई है अगले पार्ट के हिसाब से। पहले पार्ट के हिसाब से तो वो सही लगी हुई थी, लेकिन अगले पार्ट के हिसाब से वो गलत लगी हुई है। क्यों? वो जो टेंशन है उसका क्या, अब वो ऊपर की तरफ लगेगी। यस, क्योंकि रिंग के हिसाब से अभी हसन ने क्या बोला था, जो भी फोर्स लग रही होती है उसके ऑपोजिट में जा रही होती है। तो अगर वो डाउनवर्ड और इस तरह नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तो टेंशन अब अपवर्ड्स लगेगी। जब हम पॉइंट एम के हिसाब से बात करें तो अवे लग रही होती, ऑलवेज अवे। अब हम रिंग के हिसाब से बात करें तो इट इज ऑलवेज अवे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी। चलो भाई थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि नजर आए। क्या करूं, किस तरह सॉल्व करूं इसको? हाँ, पहले कौन सा कंपोनेंट करें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? उसने बोले फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, करने तो दोनों ही पड़ेंगे, तो आप जो बोले मैं उसी से स्टार्ट कर लूंगा। ज्यादा आसान कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ज्यादा आसान होगा, पहले हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। लेट्स डू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फर्स्ट। व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? T cos 60 माइनस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ सर से आर मिल टी जाएगा की क्योंकि जगह हम टी लोग तो हम 5 लिख निकाल सकते चुके हैं। थे। बिल्कुल। टू पॉइंट फाइव। पहले पार्ट पे इसीलिए तो शो करवाया उसने, ताकि अगले पार्ट में आप टी की वैल्यू यूज कर सकें। लेट्स डू द वर्टिकल कंपोनेंट नाउ। अकबर, कैन यू टेल मी क्या इक्वेशन बनेगी वर्टिकल कंपोनेंट की? एफ, बल्कि नहीं वो बाद में आएगा, साइन टी साइन 60 माइनस एफ प्लस 0.2 g। माइनस पॉइंट टू जी। मैं जब होता है ब्रैकेट में करता हूँ ये सही। सही, अगर आप ब्रैकेट में करें तो प्लस आएगा, वरना माइनस माइनस आएगा। ठीक है, टी की जगह 5 कर देते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने तो एफ की जगह पे म्यू आर कर देते हैं। यहां से आप मुझे म्यू निकाल के बता दीजिए, सबका म्यू सेम आना चाहिए, किसी एक बच्चे का भी म्यू डिफरेंट नहीं आना चाहिए। पॉइंट 932 आ रहा है। क्या हुआ अहमद? चलिए पार्ट सी पे आ जाइए। A particle of mass m kilograms is attached to the ring
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अब रिंग का मास कितना हो जाएगा? 0.2 जी प्लस एम तो बिल्कुल गलत बोल दिया सर आप। या तो आप बोले सर 0.2 जी प्लस एम जी, अगर वेट की बात करें, लेकिन अगर आप सिर्फ मास बता रहे हैं तो आप बोलेंगे 0.2 प्लस एम। तो द न्यू मास इज 0.2 प्लस एम, और फिर मैं ब्रैकेट के बाहर जी लगा देता हूं तो वेट बन गया। ठीक है, 0.2 प्लस एम एंड देन ब्रैकेट जी। द रिंग इज नाउ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द वायर। अब फ्रिक्शन कहां लगेगी? ऊपर, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर कर दीजिए। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर लगेगा। Given that the coefficient of friction between the ring and the wire is unchanged, ये कोई बताने वाली बात नहीं, ये वैसे भी अनचेंज ही रहता क्योंकि सरफेस चेंज नहीं हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब वही सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट वापस करना पड़ेगा? यस, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में एक चेंज आ गया, f आ गई वर्टिकल में ऊपर। नहीं, दोनों करने पड़ेंगे। अभी वो आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाउ योर r विल बी अ डिफरेंट r, क्योंकि f इज इक्वल टू म्यू r होता है। म्यू तो कांस्टेंट है, मुझे बताओ f चेंज होगा या नहीं? f will change, and because of which r will also change। तो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों करने पड़ेंगे। अभी आप अगर r निकालते हो तो आप करेंगे t cos 60 माइनस r इज इक्वल टू 0। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल कंपोनेंट। If I resolve this vertically, my equation should be f plus t sin 60 minus 0.2 plus m into g is equals to 0। चूंकि मुझे m निकालना है तो मुझे f पता होना चाहिए। f की जगह मैं लिख रहा हूं म्यू r। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे वेट ऐड करने की वजह से इस टेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? टेंशन पे भी तो फर्क पड़ जाएगा, आपकी टेंशन भी तो चेंज हो जाएगी, तो टी भी निकालना पड़ेगा। ओके, माइनस 0.2 जी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो फिर मैं 5 साइन 60 नहीं लिख सकता, मुझे टी साइन 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि टी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि वेट इंक्रीज हो गया, टेंशन विल डेफिनेटली चेंज। ओके, म्यू विल रिमेन सेम। म्यू कितना था? 0.932। आर चेंज हो जाएगा, टी चेंज हो जाएगा, क्या पता टेंशन चेंज ना हुई हो। अगर डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर मैं यहाँ पे वेट इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये जो फोर्स है ये चेंज हो जाएगी? चेंज तो होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो यहां से मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन अननोन्स आ गए। लेट्स रिजॉल्व दिस हॉरिजॉन्टली। चलिए आप हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाइए जल्दी से।
ओके हसन, क्या इक्वेशन बनाई आपने जब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया? t cos 60 माइनस r इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास t भी नहीं है, r भी नहीं है, m भी नहीं है, तो फिर तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता। अब मुझे यहां से कोई ना कोई लॉजिक डेवलप करके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज चेंज नहीं होगी, वरना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? हम टी क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने की वजह से वो स्लाइड डाउन नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में है। ओके, बहुत अच्छा रीजन दिया उसने। अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी भी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब टेंशन चेंज नहीं हुई। यस, उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रही है। मतलब फ्रिक्शन तो चेंज होगी, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं हुई? टेंशन चेंज नहीं होगी। या फ्रिक्शन चेंज अगर नहीं भी हुई तो हो सकता है पहले से ही फ्रिक्शन इतनी ज्यादा थी, ये जो अपवर्ड फोर्स है ये इतनी ज्यादा है कि नीचे वेट बढ़ाने की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है। तो फिर टेंशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम यहां तक पहुंचकर ये रीजनिंग डेवलप करेंगे, वरना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो हो सकता है फ्रिक्शन इतनी ज्यादा थी, आर चेंज नहीं हुआ। फ्रिक्शन ज्यादा थी ना, फ्रिक्शन रोक रही है उसको। नीचे जाने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रही है। टेंशन की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो फ्रिक्शन इतनी ज्यादा थी जो रोक रही है। ठीक है, तो आर की वैल्यू, टेंशन अगर चेंज नहीं हुई तो आर की वैल्यू वही आएगी, कितनी आएगी सर पहले? हमें ये कैसे पता कि ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं कर ओके, रहा? इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं कर रहा। ओके, द रिंग इज नाउ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन द वायर। इट इज ऑन द पॉइंट, इट इज नॉट स्लिपिंग, इट इज ठीक स्टिल इन इक्विलिब्रियम अकबर। ठीक है, सही है। तो हमने क्या डेवलप की रीजनिंग कि अगर वो अभी भी नीचे नहीं जा रहा तो उसको कौन नीचे जाने से रोक रहा है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन इतनी ज्यादा हो फ्रिक्शन। गई, फर्क नहीं पड़ रहा। टेंशन विल रिमेन सेम। हम्म, ठीक है, तो ठीक इसका है। मतलब आर जो है वो 2.5 ही रहेगा। तो आप आर में आर की वैल्यू और टी में टी की वैल्यू डाल के मुझे बता सकते हैं एम कितना आएगा? नेगेटिव आ रहा है मास। नेगेटिव कैसे आ सकता फिर 0.466 आ रहा सर मेरा भी पॉजिटिव 0.466 ही आ रहा है। है? 0.466। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम्स। केजी, है। केजी। जी। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीक से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मार्च जैसे ही स्टार्ट होगा हम M1 के और P3 दोनों के ईयरली पास पेपर्स भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।